अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। आज हम डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट को डिस्कस करेंगे। द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय नैरो स्लिट व्हेन प्लेन लाइट वेव्स आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट। कि वो डिफ्रैक्शन जब हम प्लेन लाइट वेव्स जो हैं वो इंसिडेंट करते हैं स्लिट के ऊपर नॉर्मल टू द स्लिट, कि जो है स्लिट के नॉर्मल जब हम प्लेन वेव्स को जो है इंसिडेंट करवाते हैं स्लिट के ऊपर, एंड लाइट वेव्स एमर्जिंग फ्रॉम द स्लिट आर आल्सो प्लेन, और जो वेव्स जो हैं इस स्लिट से मर्ज होंगी वो भी क्या होंगी, प्लेन होंगी। तब जो है डिफ्रैक्शन जो प्रोड्यूस होगी उसको हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहेंगे। टू सी द इफेक्ट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स वी सेंड लाइट थ्रू अ सिंगल स्लिट एंड रिकॉर्ड द ट्रांसमिटेड लाइट ऑन अ फोटोग्राफी फिल्म एज शोन इन फिगर। कि हम इस डिफ्रैक्शन को देखने के लिए इसके इफ़ेक्ट को हम एक सिंगल स्लिट से जो है लाइट बीम भेजते हैं और जो है फिर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कहाँ पे, फोटोग्राफिक फिल्म पे। हैंस द सेंट्रल ब्राइट इज़ कंसिडरेबली वाइडर दैन द स्लिट। तो स्लिट के ऊपर ये जो सेंट्रल पार्ट बन रहा था, ये स्क्रीन के ऊपर जो सेंट्रल ब्राइट बन रहा होता है, स्पॉट बन रहा होता है, ब्राइट स्पॉट, वो स्लिट के जो विड्थ है उससे ज़्यादा होता है। तो इस सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ है वो स्लिट की विड्थ से डी से ज़्यादा होगी। मोर ओवर सम हायर बैंड्स अकर ऑन ईच साइड ऑफ द सेंट्रल इमेज एंड दीज मस्ट रिजल्ट फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस इफेक्ट। तो इसके अराउंड भी कुछ स्पॉट जो हैं वो बन रहे होते हैं, और ये सारे किस वजह से बन रहे होते हैं, इंटरफेरेंस इफेक्ट। नाउ टू सी व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। तो अब हम देखना चाहते हैं कि डिफ्रैक्शन होती कैसे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। वी हैव टू डिस्कस फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन थ्रू या सिंगल स्लिट। तो हम सिंगल स्लिट को यूज़ करते डिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। सिंगल स्लिट का मतलब है एक ही होल हम उसमें कंसीडर करेंगे। कंसीडर प्लेन वेव फ्रंट्स विच आर इंसिडेंट ऑन अ नैरो स्लिट ए बी एज शोन इन फिगर। हम प्लेन वेव फ्रंट कंसिडर कर रहे हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट है। स्फेरिकल कौन सी थी, ये वाली स्फेरिकल है। तो हम प्लेन वेव फ्रंट जो है वो इंसिडेंट करवा रहे हैं नॉर्मल टू द स्क्रीन, नॉर्मल टू द स्लिट, और ये वाली हमारी क्या है, स्लिट है। तो ये लाइट जो है ये वाले वेव फ्रंट जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो स्क्रीन जो है वो एज ए सोर्स के तौर पे काम करेगी। तो जैसे हमने हाइगन प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट था उसके ऊपर हमने क्या किया था, पॉइंट्स कंसीडर किए थे जो एज ए सोर्स के तौर पे काम कर रहे थे। तो उसकी वजह से एक सेकेंडरी वेवलेट बन गया था। तो हमने इसको सोर्स कंसीडर किया स्क्रीन को, और ये इसके ऊपर पॉइंट सोर्स लगाए हुए हैं ए, एक्स, क्यू, वाई, बी। According to Huygens principle, each point on the wavefront at the slit AB acts as a source for the secondary wave. स्लिट के ऊपर जितने पॉइंट हमने ए बी एक्स वाई लगाए हैं वो सारे एज ए सोर्स के तौर पे काम करेंगे फॉर सेकेंडरी वेवलेट। एट द पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर हमने एक पॉइंट ओ कंसीडर किया हुआ, ये वाली जो है हमारे पास स्क्रीन है ये, और इसके ऊपर हमने एक पॉइंट ओ कंसीडर किया है, और वो पॉइंट ओ जो है इस स्क्रीन के क्या है, नॉर्मल है, और ये बाइसेक्ट कर रहा है कि स्क्रीन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट ओ जो है ऑन द स्क्रीन विच इज़ ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द स्लिट, के स्लिट के ऊपर परपेंडिकुलर है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर रहा है, तो ये बाइसेक्टर है। वेवलेट्स फ्रॉम ए एंड बी अराइव इन फेज़। तो उस ओ पॉइंट पे जो कि स्क्रीन का जो है वो बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर है, तो उस ओ पॉइंट पे ए और बी से जो वेवलेट्स होते हैं जो पहुंचेंगे वो इन फेज़ होंगे। सिंस एट दी एज दीज पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ऐसा क्यों है कि ओ पे ए से और बी से जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे वो जो है इन फेज़ होंगे।
इन फेज़ क्यों होंगे? क्योंकि ए और बी जो हैं वो ओ से सेम डिस्टेंस पे हैं, इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो यहाँ पे कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? देयर इज़ नो पाथ डिफरेंस। तो वो इन फेज़ हैं ए और बी, इस वजह से वहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा बिटवीन द वेव्स कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। और इसी तरह एक्स एंड वाई जो हैं वो ओ से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, जितने फासले पे एक्स है उसी डिस्टेंस पे जो है वो वाई है ओ से। तो यहाँ पे भी ये इन फेज़ होंगे, प्राइमरी जो सेकेंडरी वेवलेट ओ पे पहुँचेंगे, तो यहाँ पे भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा एक्स और वाई के लिए। हैंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर एट ओ। तो एक वेवलेट जो है ए से आएगा, एक बी से आएगा ओ के ऊपर, दोनों यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि वो इन फेज़ हैं, पाथ डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। It should be noted that for every point on the wavefront in AQ there is a symmetrically located point on the wall from QB। इसी तरह AQ और QB को अगर हम देखें, AQ और QB, तो ये दोनों जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस हैं फ्रॉम O, तो इनके भी जो वेवलेट होंगे वो आपस में जो हैं वो क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो क्या होता है? ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जॉर्ब्ड, तो स्क्रीन पे एक ब्राइट फ्रिंज बन जाती है। देयर इज़ अ सिमेट्रिकल लोकेटेड पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट क्यू बी। इसी तरह ए क्यू और क्यू बी भी जो सिमेट्रिकली लोकेटेड है, द वेवलेट सेंड आउट बाय सच पॉइंट्स टू द पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन आर इन फेज। तो जो इक्वी डिस्टेंस है वहाँ से जब वेवलेट्स जो हैं वो ओ तक पहुँचेंगे तो वो क्या होंगे? इन फेज होंगे। दीज वेवलेट्स सुपरपोज एंड प्रोड्यूस ए ब्राइट स्पॉट। तो ये सुपरपोज करते हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन पे ब्राइट स्पॉट बनते हैं। बिलो द पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन देयर अ पॉइंट पी सिलेक्टेड। स्क्रीन के ऊपर हमने, ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर ओ से थोड़ा सा बिलो हमने एक पॉइंट पी कंसीडर किया है। ये वाला हमारा क्या है? पॉइंट पी है। इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया है। तो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम ए एंड बी एट द पॉइंट इज इक्वल टू द वेवलेंथ लैम्डा। अब ए और बी से जो वेवलेट्स आएंगे पी पे वो इन फेज़ नहीं होंगे, तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस फिर होगा, और पाथ डिफरेंस किसकी के होगा? लैम्डा के। देखें यहाँ से आएगा एक बी से आए, तो ये अब पाथ डिफरेंस सेम नहीं रहा, तो पाथ डिफरेंस सेम नहीं होगा तो फिर कितना होगा पाथ डिफरेंस? वो होगा लैम्डा, वेवलेंथ के इक्वल। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट सेंड आउट बाय ए एंड क्यू टू द पॉइंट पी ऑन द। अब जो है पाथ डिफरेंस वो लैम्डा के इक्वल क्यों होगा? चूँकि ये जो डिस्टेंस हम ले रहे होते हैं स्लिट का, जो ये विड्थ है डी, ये हम जो है इक्वल लेते हैं वेवलेंथ ऑफ द वेव। जो वेव की वेवलेंथ होती है उसके इक्वल हम स्लिट की ये विड्थ लेते हैं, ताकि इंटरफेरेंस जो है वो जो है वाज़े हो और जिसको हम डिटेक्ट कर सकें। तो अगर इंटरफेरेंस जो है वो डिटेक्टेबल करनी है तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर दी डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन के लिए ये जो कंडीशन है, तो चूँकि ये जो है ये लैम्डा की इक्वल है ये वाला स्लिट जो है, तो अब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? लैम्डा हो। अब बी से अगर पी तक का आता है तो, और ए से बी तक का आता है, जो डिफरेंस कौन सा आ रहा है? ये लैम्डा का। तो इस वजह से जो है वो लैम्डा जो है वो इनके दरमियान पाथ डिफरेंस होगा। इसी तरह द पाथ डिफरेंस विद द वेवलेट बिटवीन द वेवलेट सेंड आउट बाय ए एंड क्यू टू द पॉइंट बी ऑन द स्क्रीन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा बाय 2। ए और क्यू से अगर आते हैं पी पे तो उनके दरमियान लैम्डा बाय 2 होगा। ये भी देख लेते हैं कैसे होगा। ये ए है और ये क्यू है। अब ये जो सेंटर क्यू जो सेंटर है इसका, तो डी हमने कहा था वो लैम्डा के इक्वल होगा, स्लिट की विड्थ जो है वेव की वेवलेंथ के इक्वल होगी। तो अब ये सेंटर है तो ये डी बाई 2 है, या अगर ये टोटल लैम्डा था तो हाफ क्या होगा? लैम्डा बाई 2। तो ए और क्यू से जब वेवलेंथ पी पे आएंगे तो उनके में वेवलेंथ या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा।
Similarly, the path difference for the pair of x and y q and b is also lambda by 2. x y q b के लिए भी lambda by 2 होगा, वो भी हम देख लेते हैं। x y और q b, ये x है ये y, तो इनके दरमियान भी lambda by 2 होगा क्योंकि हाफ स्लिट के इक्वल है ये भी डिस्टेंस जो है। एक्स वाई और क्यू बी के लिए भी लेमडा बाई 2 होगा क्योंकि क्यू जो है वो सेंटर है और बी यहाँ पे है, तो ये हाफ बन रहा है, तो क्यू और बी से जब आएंगे तब भी लेमडा बाई 2 वेव पार्ट लेंथ होगा, पार्ट डिफरेंस। हैज़ द वेवलेट रीचिंग द पॉइंट पी विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली एंड डार्क फ्रिंज विल बी ऑब्जॉर्व। अगर पार्ट डिफरेंस जो है वो लेमडा बाई 2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और फ्रिंज कौन सी बनेगी, डार्क। जब कोई पार्ट डिफरेंस नहीं था तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था और ब्राइट फ्रिंज बनती थी। अगर पार्ट डिफरेंस जो है वो लेमडा बाई 2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर एक डार्क फ्रिंज बन जाएगी। इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन क्यू पी विद द एक्सेस ऑफ द स्लिट then the angle AQM is theta. So the equation for the first dark fringe, consider the triangle, तो equation for the first dark fringe हम लिखेंगे और ट्रायंगल कंसीडर करेंगे AQM। तो AQM हम देखते हैं कौन सी वाली है हमारे पास। तो ट्रायंगल हमारे पास AQM ये वाली है, ये A है, या M है और ये Q है। तो ये ट्रायंगल बेसिकली इस तरह से बनेगी हमारे पास, ये A है और ये M है और ये Q, A M और Q। तो जो 90 का एंगल बन रहा होगा वो यहाँ पे बनेगा। इसको ज़रा और क्लियर करके बना लेते हैं, ये इस तरह से और ये ऐसे और ये इस तरह से, A Q और M। तो 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये वाला जो है ये बेस होगा AQ, ये हाइपोटेन्यूस होगा और ये परपेंडिकुलर। तो ये ट्रायंगल हमने AQM जो है वो कंसीडर कर ली। बेसिकली यहाँ पे क्या था, M था और यहाँ पे ये वाला जो है ये पॉइंट Q। तो AMQ या AQM जो है वो हमने कंसीडर कर ली। तो इस पे साइन थीटा लगा दें। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा जब लगाएंगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ है, तो ये टोटल था D, तो ये सेंटर तक क्या होगा D/2, तो ये आ जाएगा D/2। और ये जो हाइपोटेन्यूस है ये हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, साइन थीटा जो है वो D/2। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो बन रहा है हाइपोटेन्यूस वो बनेगा λ/2 के इक्वल। λ/2 क्यों बनेगा, क्योंकि ये वाला जो पाथ है ये सेंटर तक आ रहा है, तो ये पाथ डिफरेंस λ/2 बनेगा। तो साइन थीटा जो है वो जब हम लिखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है D/2 के और हाइपोटेन्यूस किसकी इक्वल है λ/2 के। तो यहाँ से हमारे पास जो है जब रीअरेंज करेंगे तो D/2 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो D साइन थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा के इक्वल। तो इस तरह हमारे पास जो है D जो है वो आ जाएगा λ/sin थीटा। हम D को
साइन थीटा को उस तरफ डिवाइड कर दें। तो ये जो है सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट फॉर एम लैम्डा ऑर्डर मिनिमम वी हैव साइन थीटा एम इज इक्वल टू एम लैम्डा। एम ऑर्डर आ जाएगा तो साथ एम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा ओवर डी, वेयर एम इज इक्वल टू 1 2 3 एम 1 for first order, m is equal to for second order and third order respectively. The dark fringes are also formed on the other side of the axis QO. तो QO एक्सेस की एक तरफ अगर ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं तो दूसरी तरफ डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। इन बिटवीन द डार्क फ्रिंजेस देयर आर ब्राइट फ्रिंजेस। तो अगर ये स्क्रीन है तो इसके ऊपर जो है ये ब्राइट फ्रिंजेस हैं, तो इनके दरमियान जो है वो क्या होंगी, डार्क फ्रिंजेस होंगी। द सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज, जो सेंट्रल पार्ट होगा स्लिट स्क्रीन का, वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। इज़ ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी, और वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। एंड ऑल अदर मैक्सिमा आर ऑफ मच लो इंटेंसिटी। बाकी जो मैक्सिमा होंगे, जो बाकी ब्राइट फ्रिंजेस होंगे सेंट्रल ब्राइट के अलावा, वो क्या होंगे, उनकी इंटेंसिटी कम होगी। Note if a narrow slit is used then the angle theta increases as this। तो अगर नैरो स्लिट हम यूज़ करेंगे, बेसिकली लेट्स सपोज एक स्लिट ये है, एक ये, तो ये वाली जो है इसके मुकाबले में क्या है, नैरो है, ये नैरो स्लिट। अगर हम इसको और नैरो कर देंगे तो फिर क्या होगा, जब स्लिट नैरो करें तो डी जो इसकी विड्थ थी वो कम हो रही है, तो डी जब विड्थ कम होगी तो थीटा क्या करेगा, इस रिलेशन से इंक्रीज़ करेगा। व्हेन थीटा इज़ स्मॉल, तो साइन थीटा का रिलेशन था लैम्डा ओवर डी। जब थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो जाएगा, और डी जब कम करते जाएंगे तो क्योंकि थीटा तो इंक्रीज़ करेगा थीटा। दिस मीन्स दैट ए ब्रॉडर सेंट्रल मैक्सिमम इज़ ऑब्टेन्ड। तो इसका मतलब है कि जो हमें अगर थीटा जो है इंक्रीज़ करेगा तो हमें जो सेंट्रल मैक्सिमम होगा वो ब्रॉडर मिलेगा, उसकी विड्थ ज़्यादा होगी। बट द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस डिक्रीजेज एज लेस लाइट पासिस थ्रू द स्लिट। लेकिन जो इंटेंसिटी होगी तमाम ब्राइट फ्रिंजेस की वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ क्यों होगी, क्योंकि हमने स्लिट अब नैरो रख ली है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कम पास कर रही होगी। तो कम लाइट जो है वो पास करेगी स्लिट से, तो इसकी वजह से ब्राइट फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे आज हम लेक्चर एंड करते हैं। बेसिकली आज हमने डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट को डिस्कस करना था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।